नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। हमारा पहला पॉइंट है गुप्त वंश की स्थापना हुई। तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। वह गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने अभिलेख लिखा। तो समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने जो अभिलेख लिखा वो प्रयाग प्रशस्ति था, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। वह गुप्त शासक जिसको उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो सिक्कों पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, इसलिए उनको संगीत प्रिय भी कहते हैं। कला एवं स्थापत्य के लिए अधिक प्रसिद्ध था। तो कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश अधिक प्रसिद्ध था। और दोस्तों, इसको कला एवं स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ संबंधित थी। अजंता और एलोरा कलाकृतियाँ संबंधित थी गुप्त काल से। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग को। वह काल जिसका मुख्य धर्म वैष्णव था तथा विष्णु उस समय के सबसे लोकप्रिय देवता थे। तो दोस्तों, गुप्त काल था वो समय। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो जो बाल विवाह की, इसको प्रथा नहीं कुप्रथा कहेंगे, ये आरंभ हुई थी गुप्त युग से, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। भुक्तियों, तो भुक्तियाँ कहा जाता था दोस्तों नगर प्रांत को, ठीक है। जो नगर राज्य होते थे उनको भुक्तियाँ कहा जाता था। का विभाजन गुप्त काल में अनेक जिलों में किया गया था। इन जिलों को कहा जाता था, तो इन जिलों को क्या कहा जाता था दोस्तों? विषय कहा जाता था, विषय, ठीक है। भुक्तियाँ नगर प्रांत होते थे और जो जिले होते थे वो विषय होते थे। दो गुप्तकालीन मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित थे। तो दोस्तों, जो भीतरगांव का मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर है वो ईंटों से निर्मित था और ये गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में खूब नाम कमाया, वह गुप्त काल के इतिहास को प्रसिद्धि दिलाई। तो जो दोस्तों, जो गुप्तकालीन चिकित्सक और वैद्य थे वो धन्वंतरि से धन्वंतरि। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में जाना जाता है। तो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में गुप्त काल को जाना जाता है। गुप्त काल में शैव मंदिरों में लगी शिव मूर्तियों को दो प्रकार से बनाया जाता था, एक मानव तथा एक लिंग रूप में, ठीक है। तो जितने शिव के मंदिर होते थे दोस्तों, उसमें कुछ में शिवलिंग बनाई जाती थी और कुछ में जो शंकर का प्रतिरूप मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है। तो एक वो मानव रूप हो गया जो शंकर की मूर्ति थी, और जो शिवलिंग वो लिंग रूप हो गया, ठीक है। हर्षवर्धन का काल, जो हर्षवर्धन का शासन काल रहा दोस्तों, वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, जो आर्यभट्टियम पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे, तो बाणभट्ट संस्कृत के लेखक हैं और इन्होंने हर्षचरितम संस्कृत भाषा में लिखी, ठीक है, जो कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था।
तो दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। पंच सिद्धांतिका के रचयिता, दोस्तों पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराहमिहिर हैं, वराहमिहिर। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न उपाधि धारण की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। तो राजा हर्ष का साम्राज्य पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके टाइम पे आए थे फाहयान, ठीक है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो उस समय जो सुदूर पश्चिम में स्थित व्यापारिक केंद्र था वो पैठन था, ठीक है, पैठन। वह शासक जिसके बारे में फाहयान ने लिखा है कि उसके शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इनके टाइम में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। विदेशी मत के पक्षधर विद्वान जो राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान मानते हैं, ये वो हैं कर्नल टॉड, जो कि राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि को विदेशी जातियों की संतान मानते हैं, वो कर्नल टॉड है, ठीक है। परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद वशिष्ठ ब्राह्मण ने पर्वत पर जाकर यज्ञ किया, जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार व सोलंकी 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए। यह यज्ञ उसने किया था, किस पर्वत पे किया था, नाम पूछ रहा है। ये माउंट आबू पर्वत पे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश कर दिया था, तब वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर्वत पर जाकर यज्ञ किया था, जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार, सोलंकी ये 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे, ठीक है। गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक जयचंद व विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में जाना जाता है। तो इस युद्ध को चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय एक प्रसिद्ध राजा, जिसे कथाओं में राय पिथौरा के उपनाम की संज्ञा दी गई है, वह निम्न राजपूत वंश से संबंधित था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे तथा उनकी राजधानी खजुराहो थी, ठीक है। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की लूट के समय वहाँ का शासक था। उस समय दोस्तों वहाँ पे भीम प्रथम का शासन था, जब महमूद गजनवी ने जो गुजरात का सोम मंदिर है उसमें उसको लूटा था, ठीक है, भीम प्रथम। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। तो दोस्तों वो शासक दंतदुर्ग था, दंतदुर्ग। ये एक राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था, ठीक है। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। यह राज्य स्थित था। तो चालुक्य वंश स्थित था दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में।
चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। रवि कीर्ति दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति दोस्तों दरबारी कवि थे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा के बारे में लिखते थे, तो अब रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिख रहे हैं तो उन्हीं के दरबारी कवि होंगे। ठीक है, विजयालय चोल शासक, विजयालय चोल शासक ने मुट्टरियारों को हराकर वहां पर तंजावुर राजधानी अथवा तंजौर शहर बसाया तथा एक मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर का नाम निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर है। ठीक है, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर, तो इसको बनवाया विजयालय ने बनवाया था। ठीक है, जो कि चोल शासक थे। चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित कर नाम रखा। तो राजराज प्रथम ने जब श्रीलंका को जीत के उसका नाम रखा था मुवाड़ी चोल मंडलम, मुवाड़ी चोल मंडलम। चोल प्रशासन संबंधी स्थानीय सुशासन में मुवेंदार ये 3 स्वामी राजा थे का वर्णन मिलता है। ये 3 राजा कौन थे? चोल चेर पांडे, इनको मुवेंदार कहा जाता था। ठीक है, घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है ताकि घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न हो, उसकी ध्वनि के लिए जिम्मेदार होता है ये। नागर शैली के मंदिरों के शिखर को रेखी शिखर कहते हैं। यह मंदिर होते थे चतुष्कोणीय, जो मंदिर बनाए जाते थे वो चतुष्कोणीय आकृति में बनाए जाते थे। बेसर शैली में बने मंदिर प्रसिद्ध होते थे। तो बेसर शैली में जो बने मंदिर थे वो अर्धगोलाकार स्थिति में बनाए जाते थे। नागर शैली के चतुष्कोणीय, बेसर शैली के अर्धगोलाकार। मामल्ल शैली के रथ जिनका विकास बौद्ध विहार तथा चैत्यों से हुआ था वे विख्यात थे पैगोडा के नाम से। ठीक है, जो मामल्ल शैली के रथ थे वो पैगोडा के नाम से विख्यात थे। कन्नौज पर लंबे समय तक जिन राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला वे हैं, तो कन्नौज पर पाल, राष्ट्रकूट एवं गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। ठीक है, चोल प्रशासन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो उस समय दोस्तों चोल प्रशासन में चोल के जो मंदिर होते थे, चोल मंदिर, वो उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था वह स्थान था। तो दोस्तों देवी देवता की मूर्ति की स्थापना गर्भगृह मंदिर के गर्भगृह में की जाती थी। ठीक है, दंत दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह राष्ट्रकूट प्रधान था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा था दंत दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो उस समय के प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्रामम और नानादेशी थे। ठीक है, मणिग्रामम और नानादेशी ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तमिलनाडु के चिंगेलपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण सभा के सदस्य नहीं बन सकते वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है, जो अपना हिसाब किताब नहीं देते थे वो सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है, चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए, तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था खजुराहो मंदिर। ठीक है, भारत में मध्य युग में कन्नौज पर शासन किया। तो मध्य युग में कन्नौज पर शासन था गुर्जर प्रतिहार वंश का। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो के लिए अनुष्ठान किया जाता था। तो ये
हिरण्यगर्भ अनुष्ठान था। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया जाता था, जिससे कोई भी राजा जो क्षत्रिय नहीं भी है वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है, तो इस ये वाला हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था? दंतदुर्ग ने, जो राष्ट्रकूट शासक थे दंतदुर्ग, उन्होंने अनुष्ठान किया था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। तो चोल काल में जो व्यापारियों का संघ होता था उसको नगरम कहा जाता था। ठीक है, नगरम। 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था सजावटी द्वार। उस समय जो मंदिरों के द्वार होते थे वो सजावट सुंदर बनाए जाते थे। ठीक है, सजावट युक्त होते थे। 9वीं शताब्दी में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा। ठीक है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। तो दोस्तों, जो मंदिरों का हॉल होता था उसको मंडप कहते थे, मंडप। ठीक है, जहाँ सारे लोग इकट्ठा होते थे। वह शासक जिसके शासन के अंतर्गत महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर बने। वह शासक जिसके शासनकाल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर बने। तो दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों के टाइम में बने। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। वह वंश जिसके राजा के काल में भोरम देव का मंदिर निर्मित हुआ। भोरम देव का मंदिर निर्मित हुआ था फणिनाग वंश। फणिनाग वंश में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे 2 और वीडियो हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।